देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चरर के भी और LT के भी। और साथ में फ्री मटेरियल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रियल एनालिसिस के डाल रखे मैंने। और दूसरा, अगर आप कोर्स देखना चाहें तो कोर्स भी इस पे जाता हूँ सर। देखिए एग्जांपल समझिए, लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट। X क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। X बी ए नॉन एम्प्टी सेट कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट। और आप जानते हैं PX क्या होता है? पावर सेट ऑफ दिस X, ठीक है। तो अब आपको दिया गया है, मैं एक एक करके बताता हूँ। पावर सेट ऑफ X और यूनियन, ये ऑपरेशन दिया गया है। दूसरा ऑपरेशन दिया गया है पावर सेट ऑफ X, उसके साथ दिया गया है इंटरसेक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है पावर सेट ऑफ X, उसके साथ डिफरेंस। और चौथा ऑपरेशन दिया गया है पावर सेट ऑफ X और उसके साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है आप जानते हैं? A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इसका नोटेशन या तो ये होता है या ये होता है। इसकी वैल्यू जो होती है सर A माइनस B यूनियन B माइनस A होती है, ठीक है। इसे A सिमेट्रिक डिफरेंस B कहते हैं। तो इनमें से कौन ग्रुप बनाता है या फिर कोई ग्रुप, सेमी ग्रुप, क्या क्या होते हैं ये हमें चेक करना है सर। देखिएगा, जैसे मैंने X इज इक्वस टू X अगर मैं लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, A B C D E, ये आपके पावर सेट ऑफ X से लिख रहा हूँ मैं। पावर सेट ऑफ X मतलब वो भी सेट होता है ना, कलेक्शन ऑफ सेट्स, सारे सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपके पास और भी होंगे जनरल सा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। तो ये एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि पावर सेट ये जो है कौन इसमें आपका वो ग्रुप होगा, कौन नहीं होगा सर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर A और B कोई दो मेंबर में पावर सेट ऑफ X में से उठाता हूँ, तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूँ ना सर, देखिएगा A यूनियन B, ये भी पावर सेट ऑफ X में बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसका मतलब क्लोज्ड तो है, ये G1 प्रॉपर्टी को रखता है, ये क्लोज्ड है। अब अगर क्लोज्ड है तो इसमें ये प्रॉपर्टी होने में कोई दिक्कत नहीं है। A यूनियन B यूनियन C होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, G2 को भी रख रहा है। इसका मतलब ये कहाँ तक हो गया? ये ग्रुपॉइड हो गया, क्वासी हो गया और सेमी ग्रुप भी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी में अगर मैं आता हूँ तो तीसरी प्रॉपर्टी देखता हूँ, A बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ X। तो आप आइडेंटिटी देखना चाह रहे हैं, फाई बिलोंग करता है ना पावर सेट ऑफ X में। फाई ही क्यों लिया? क्योंकि आप देखेंगे A का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो A मिलेगा, चाहे फाई का यूनियन A के साथ लेंगे तो वो भी फाई मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाई जो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। G3 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये मोनोइड तक तो हो गया आपका सर, मोनोइड तक हो गया। पहली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को रखता है नहीं रखता है। इसका मतलब आइडेंटिटी होने के लिए क्या कभी भी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठाओगे, उन दोनों का यूनियन लोगे तो आपको फाई मिलेगा। क्या होती है प्रॉपर्टी? होती है A को A डैश के साथ ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो A डैश जो है इसका, अब आप बताइए A यूनियन B इक्वल्स टू फाई मिल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी को छोड़ रहा है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को छोड़ रहा है। तो ये क्या मोनोइड तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यूनियन जो होगा पावर सेट्स का वो मोनोइड होगा, ग्रुप तो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी तक की आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को नहीं रख रहा। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B, ये तो होगी पावर सेट ऑफ X में होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। A इंटरसेक्शन B है तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन जो छोटा होगा उसमें से वो आ जाएगा ना। इंटरसेक्शन C इज इक्वस टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये भी होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट लेके देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है वो क्या आती है? आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होगा या नहीं होगा वो चेक करना चाह रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ये किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ लें कि आपको वो एलिमेंट ऐसे ही मिले, और वो क्या हो सकता है? आपका X हो सकता है सर।
एक्स के साथ सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपको यही मिलेगा, या बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे, बी मिलेगा आपको। तो इसका मतलब एक्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया सर। एक्स क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट का हो गया। लेकिन इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। ये क्या हो गया? मोनोइड हो गया सर। ये क्या हो गया? मोनोइड हो गया। हमारे पास ऊपर वाला सेट क्या मिल रहा था? वो भी तो मोनोइड मिल रहा था। मोनोइड तक तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम इन्वर्स की। इन्वर्स क्या होता है? ए का ऑपरेशन ए डेस के साथ करें तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के साथ ए का किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन आप लोगे, एक्स किसी भी एलिमेंट का आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लूँ कि मुझे एक्स मिले? ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लूँ कि मुझे एक्स मिले? मिल ही नहीं सकता है आपको एक्स, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा आता है। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी ग्रुप नहीं होगा सर। ये भी जो है ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। कितने हो गए आपके पास? ये आपने 2 देख लिए, ये मोनोइड तक आ रहे थे, ग्रुप नहीं है। अब डिफरेंस की अगर बात करता हूँ तो डिफरेंस में क्या होगा देखिएगा। डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये केवल ग्रुपॉइड होता है सर। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, क्लोज्ड तो होगा ही, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी देखिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में a माइनस बी भी होता है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये इक्वल नहीं आएगा सर। ये सेट ऐसा सेट है, अभी तक हम एसोसिएटिविटी सब में कह देते थे सर, तो ये सेट ऐसा है जिसमें एसोसिएटिविटी भी फेल हो रही है। इसमें क्या हो रही है? एसोसिएटिविटी भी फेल हो जाएगी। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है सर ना, वो हमेशा क्या बनाता है? ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं आप। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करेंगे तो वो आपके पास पावर सेट ऑफ एक्स में मिलेगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये भी बराबर आएगा। क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी होगा इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट कम से कम एक फाई ज़रूर ऐसा मिलेगा इसमें। ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस फाई के साथ लीजिए, या फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस आप निकाल के, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन अभी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो मिलेगा क्या? ए ही मिलेगा सर। क्लोज्ड हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स सॉरी एसोसिएटिव हो गया। अब बात एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए कीजिए तो क्या मिलेगा? देखिए ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, ठीक है, 5 नहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में सर ये एबिलियन भी हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी रखेगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए भी मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब अभी मैंने जो पावर सेट में एग्जाम्पल लिया उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस ग्रुप फॉर्म करता है सर, और जो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट G में से एक एलिमेंट उठाता हूँ, एक एलिमेंट G में से उठाता हूँ, एक नहीं फॉर ऑल G कहता हूँ, अगर A इनवर्स इज इक्वल टू A आता है तो ध्यान दीजिएगा, हमने A और B कोई 2 एलिमेंट G में से उठाए, ये लिखा है, तो A इनवर्स बराबर A रहेगा, B इनवर्स बराबर B रहेगा। हम जानते हैं AB का जो इनवर्स होता है सर वो होता है, AB का इनवर्स जो होता है B इनवर्स A इनवर्स होता है। तो AB इन जनरल AB का भी इन्वर्स AB आएगा इस प्रॉपर्टी से, लेकिन AB का इन्वर्स बाय रिवर्सिबल लॉ क्या होता है? B इन्वर्स A इन्वर्स। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? B, और B इन्वर्स बराबर यहाँ से B रखिए, A इन्वर्स बराबर यहाँ से A रखिए। ये देखिए मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, किसी ग्रुप में सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो जाते हैं तो वो ग्रुप हमेशा एबिलियन हो जाता है। क्या कह रहा हूँ दोबारा सुनिएगा, अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो गए तो वो ग्रुप हमेशा क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा सर, हमेशा क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो एबिलियन की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो प्रॉपर्टी होती है यदि ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो वो ग्रुप भी क्या हो जाएगा? एबिलियन। ये तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, और अब मैं नए टॉपिक पे आ रहा हूँ सर। नया टॉपिक मैं ले रहा हूँ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। हमने पहले एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पढ़ लिया था ना, अब रेसिड्यू क्लास पढ़ते हैं हम।
रेजिड्यू क्लासेस क्या होती है सर? उससे पहले समझने के लिए आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा, उसको कहते हैं आप A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड ऑफ n। इसका मतलब क्या होता है सर, समझिएगा ध्यान से। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n का मतलब क्या होता है? पहले ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन समझा रहा हूँ आपको। क्या कॉन्ग्रुएंस रिलेशन समझा रहा हूँ? किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है ना सर, इक्विवेलेंस होता है। कैसे होता है अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारे इंटीजर के सेट को डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर देता है। और जो वो क्लासेस बनती है ना, क्लास का सबसे छोटा एग्जांपल पावर सेट होता है सर। क्लास मतलब जिस सेट, जिसके अंदर, जिस क्लास उसे कहेंगे जिसके अंदर के जो एलिमेंट है खुद सेट का काम करें। आप पावर सेट में जानते हैं ना, पावर सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लिखे रहते हैं, जैसे 1 लिखा, 1,2 लिखा, तो ये इसके लिए तो एलिमेंट हैं, लेकिन खुद अपने आप में सेट नहीं है। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल क्लास का पावर सेट ही होता है सर। अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है, वो क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूँ मैं सर। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको, उसको लिखते कैसे हैं। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, इसे पढ़ा क्या जाता है? A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n पढ़ा जाता है। और लिखा कैसे जाता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B इज इक्वल टू QN या PN, एक ही बात है, जहाँ पे Q बिलोंग्स टू इंटीजर हो। मतलब A माइनस B को n से भाग करो, आपको इंटीजर मिले, मतलब पूरी तरीके से भाग हो जाए, तो आप कह देंगे कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है। जैसे देखिए 20 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5, एक ये लिखा मैंने। दूसरा लिखा 20 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 6 लिखा, ठीक है। और तीसरा लिखा 15 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 5 लिखा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए 20 में से 2 को घटाइए, उसको 5 से भाग दीजिए। 5 लिखा है ना, क्या भाग जाएगा? 18 में 5 का भाग जाता है क्या? पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो 20 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्या 20 में से 2 को घटा के जो मिलेगा 18, उसको 6 से भाग करूँगा, पूरी तरीके से कट जाएगा ना। 0 इंटू 6 लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये भाग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये सही है। यहाँ देखिए 15 में से 5 को घटाओ, जो आएगा वो 5 से भाग हो जाएगा ना। 10 आएगा, 10 5 से भाग हो जाएगा। तो ये भी 15 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 5 है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n का मतलब A माइनस B इज इक्वल टू PN होता है सर। A माइनस B इज इक्वल टू PN होता है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है सर ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इक्विवेलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो रिफ्लेक्सिव आता है। कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो दूसरा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरा वो रिलेशन को क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा उसको ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n को मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ कि एक ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। कैसे? क्योंकि A कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड n होता है सर। इसका मतलब A में से A को घटाओगे तो जो आएगा 0 इंटू n टाइप से लिखा जा सकता है। अब सिमेट्रिक कैसे होता है? यदि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है तो इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मीनिंग होता है A माइनस B इज इक्वल टू PN होता है। तो जब B माइनस, इसमें से माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो B माइनस A इज इक्वल टू PN ही होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, B माइनस A इज इक्वल टू माइनस P इंटू N। अब आप देख रहे होंगे अगर P इंटीजर है तो माइनस P भी तो इंटीजर होता है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। इसी तरीके से A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है और B कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड n है। इसका मीनिंग क्या हुआ? A माइनस B इज इक्वल टू P1n लिखूँगा। इसका मतलब होगा B माइनस C इज इक्वल टू P2n लिखूँगा। तो अब A माइनस C करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। A माइनस C करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, B भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास A माइनस C भी मिल जाएगा। तो ये रिलेशन जो हो जाएगा आपका सर क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहा? रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यही जो रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी का होता है सर, ये क्या करता है, हमारे इंटीजर के सेट को डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर देता है। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज break the set of integer into different disjoint classes. These classes are known as residue classes. ये इसको डब्बे में बना के लिख देते हैं। इसका मतलब, डब्बे में बनाने का मतलब ये हुआ कि ये अकेला नहीं है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर ये डिसजॉइंट क्लासेस होता है, डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर देता है, उसको जेडन से डिनोट करते हैं सर। ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन पढ़ा जाता है इसको। अब ये क्लासेस कैसी होती हैं? अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें से उठाता हूँ, ए बिलोंग्स टू जेडन, आपको समझ में आ जाएगी बात, देखिएगा। तो ए की क्लास में एलिमेंट कैसे होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो इंटीजर से लिए गए होंगे और जो क्या दिखा रहे होंगे, ए के साथ कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो ये काम करता है, इसके अंदर वो सारे x होंगे सच दैट x माइनस ए करोगे pn आएगा, p जहाँ पे इंटीजर है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, g लिखा है ना, g मतलब z, यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए x बराबर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू z सच दैट x बराबर a प्लस pn मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सच दैट p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप इंटीजर रख के देखो, जब आप इसको इंटीजर वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इंटीजर का मतलब p की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 सारी वैल्यू रखोगे तो आपको ये एलिमेंट कैसे मिल जाएंगे? डैश 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 a माइनस 3n कॉमा a माइनस 2n कॉमा a माइनस n कॉमा a प्लस n अप टू n। क्या करा मैंने? p की जगह पे 0 प्लस माइनस 1 सारी चीज़ें रख दी, प्लस एक बार इंटीजर एक बार माइनस वाले, तो ये a से इस साइड के निगेटिव होंगे, इस साइड के पॉजिटिव होंगे। अब आप a की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखिए तो a की जगह पे यहाँ 0 रखोगे, a की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, a की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएंगी? क्लासेस मिल जाएंगी। डिसजॉइंट क्लासेस का मतलब क्या हुआ? उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 0 की क्लास के एलिमेंट आएंगे, कुछ एलिमेंट होंगे इसमें, दिस, और 1 की क्लास के एलिमेंट होंगे कुछ, इसी प्रकार 2 की क्लास के एलिमेंट होंगे कुछ, और ये इसके एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे सर, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और सबको जोड़ोगे तो इंटीजर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा इंटीजर? क्योंकि इसका काम ही वही है, ये इंटीजर के सेट को डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर देता है। कौन? ये कौन कर रहा है ऐसा? वो जो इक्विवेलेंस रिलेशन था, कौन? कॉन्ग्रुएंसी जो इक्विवेलेंस रिलेशन था, वो हमारे इंटीजर की सेट को डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक कर देता है। अब सर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हमने एडिशन मॉडुलो पढ़ा था वैसे ही रेजिड्यू मॉडुलो भी होगा। एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन को कैसे पढ़ेंगे? ए और बी दो क्लास ली मैंने और मॉड एन कहा, तो इसका मीनिंग हुआ इसका भी वैल्यू आर आ जाएगा। जैसे 2 की मैंने कहा कि ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, जेड एन जो होता है जिसके अंदर 0 हो गया, रेजिड्यू वर्ड बोल रहा हूँ मैं, रेजिड्यू बोलते ही डब्बा लगाओगे आप, 1 हो गया, 2 हो गया, मैं Z5 लेके चलता हूँ तो Z5 का मतलब ये कहाँ तक आएगा? 3 हो गया 4 तक। ये एडिशन मॉडुलो 5 पे ग्रुप बनाएगा सर हमेशा। अब इसके 2 एलिमेंट को जोड़ने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। 2 एलिमेंट को कैसे जोड़ेंगे? जैसे 2 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को आपको जोड़ना है तो अलग अलग सेपरेट जोड़ दो, पहले 2 और 3 को जोड़ दो और 5 से भाग कर दो, जो आएगा 0 आएगा। तो जो 0 की क्लास होगी ना, इन दोनों को जोड़ के 0 की क्लास के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी प्रकार 3 और 1 की क्लास के एलिमेंट लो। अब आप जब देखोगे तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 4, 5 से डिवाइड नहीं होता है तो आंसर में कितना आ जाएगा? 4। तो 1 प्लस 3 की क्लास दिस इज इक्वल्स टू 4 की क्लास आ जाएगी। तो इस तरीके से रेजिड्यू क्लासेस डिफाइन हो जाएगा। जैसे एडिशन में मैंने बताया था ना आपको, m माइनस ए का इन्वर्स होता है, इसी प्रकार ये रेजिड्यू क्लासेस में इन्वर्स होगा। तो ये भी जो होगा कहाँ तक? Zn जो होता है कहाँ तक के एलिमेंट होते हैं Zn में? अभी बताया था मैंने 0 से लेके n-1 तक के। तो एडिशन मॉडुलो n में क्या बनाता है? रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n में हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है सर। ये क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n में। इसी प्रकार
ये एडिशन में ग्रुप फॉर्म करता है। इसी प्रकार जब मैं G इज इक्वस टू ये ले लेता हूँ सेट, जैसे हमने एडिशन वहाँ जनरल पढ़ा था, 1 हो गया, 2 हो गया, कहाँ तक जाऊँगा, p-1 तक हो गया, ये भी क्या बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉड p क्या होता है प्राइम नंबर, ये भी क्या बनाएगा ग्रुप। जैसे मैं Z7 कहूँ आपसे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 6 तक। ये एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे ग्रुप बनाएगा सर। ये किस पे बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे ग्रुप बनाएगा। जैसे हम वहाँ पढ़ रहे थे ना, इसी तरीके से ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए तभी ग्रुप फॉर्म करेगा मल्टीप्लिकेशन में। ये नहीं कि आप प्राइम नंबर ले रहे हो और उसको उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करा दे रहे हो, जीरो वाला ग्रुप फॉर्म कभी नहीं करेगा। ठीक है सर ना, कंपोजिट होने पे ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा वो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ Z7 तो Z7 कहाँ तक एलिमेंट जाएंगे, 7 तक एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट के रिस्पेक्ट में वो Z7 ये लिख देता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। Z7 में अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ 0 1 2 अप टू एंड सो ऑन कहाँ तक 6 तक, ये एडिशन मॉडुलो यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 7 लगाया, m की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये तो ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा क्योंकि एडिशन मॉडुलो लगा रखा है मैंने। समझ रहे हैं आप मेरे बात को। और ये ग्रुप कैसा फॉर्म करेगा, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। कैसा ग्रुप फॉर्म करेगा, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप कहें इसको मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में ये जीरो वाला नहीं आता है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए भी इस तरीके का होने की ज़रूरत है मतलब। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी कि रेजिड्यू क्लास क्या होता है। रेजिड्यू क्लास का मतलब है कि जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन था, वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफरेंट डिजिटल क्लासेस में जिन इंटीजर के सेट को डिवाइड पार्टीशन कर देता है। तो पार्टीशन एक वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, पार्टीशन का मतलब बताता हूँ सर। देखिए डिफरेंट डिजॉइंट क्लासेस लिखी ना मैंने, ZN की डिफरेंट डिजॉइंट क्लासेस का मतलब ये था कि ये अलग अलग क्लासेस थी अप टू एंड सो ऑन। जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 10 तक का कोई सेट है, इसमें से S1 एक सेट बनाता हूँ, उसमें 1, 2 एलिमेंट लेता हूँ, S2 एक दूसरा सेट बनाता हूँ, 3, 4 एलिमेंट लेता हूँ, ऐसे ही सारे एलिमेंट ले लिए। तो अगर कोई भी दो SI इंटरसेक्शन SJ लेते हैं आपको 5 मिले, मतलब किन्हीं दो में भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, दूसरी कंडीशन यूनियन ऑफ SI आपको X मिल जाता हो, तो आप वो जो S1 S2 S3 में भाग कर रखा वही पार्टीशन कहलाएगा। उसी को आप क्या कह देते हैं, पार्टीशन कह देंगे। तो ये करता क्या है, ये जो रेजिड्यू क्लास है इंटीजर के सेट का पार्टीशन करता है। किस में करता है, किस में करता है, कौन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफरेंट डिसजॉइंट क्लासेस में पार्टीशन कर देता है उनका। ठीक है सर।